हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपके प्रीलिम्स में ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है और यहाँ से आता भी है। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यानी आपका जो आज आर्टिकल है वो बजट से रिलेटेड है, तो इसमें बजट से सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कवर करेंगे जो पॉलिटी से रिलेटेड है। जो कुछ स्तर का इकोनॉमिक्स का भी है वो भी हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। यहाँ से आप देखे होंगे अधिकतर प्रश्न बनते हैं, जो संसद वाला टॉपिक है या बजट वाला जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न बनते हैं, या इकोनॉमिक्स का पोर्शन उठा लीजिए वहाँ से, या फिर से बजट में आप, चूंकि ये दोनों में आता है, पॉलिटी में भी आता है और इकोनॉमिक में भी आता है, तो यहाँ से अब चूंकि इसमें बनने की संभावना इसलिए है कि आर्टिकल्स इसमें आया हुआ है कि जो अनुदान मांग होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स जिसको कहा जाता है, वह अभी 50 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। तो इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता क्या है, अनुदान की मांग होती क्या है, अनुदान की मांग मतलब कहाँ पारित होता है, कि यहाँ पे मतदान होता है, कहाँ पे उसकी चर्चा होती है, बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बजट होता क्या है वास्तव में, अगर हम लोग देखें तो बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे आपको पता भी होगा हमारे संविधान में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण नामक शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो कहाँ पे, तो आप देखेंगे जो भाग 5 है उसी भाग 5 में आर्टिकल 112 जब पढ़ेंगे, आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112, तो उसमें दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कौन करता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक ना। अब आखिर ऑटोमेटिकली क्या वित्त मंत्री ऑटोमेटिकली मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वह पेश कर देते हैं, नहीं, यह राष्ट्रपति की सिफारिश पे क्या किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रवेश किया, मुख्य रूप से इसको प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे, तो लोकसभा में। ठीक ना। तो अब थोड़ा सा इसमें कनेक्ट करते जाएंगे। लोकसभा निचली सदन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जो पीपुल्स है वो है वहाँ पे, प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए हुए जो सदस्य होते हैं वहाँ पे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लक्ष्मीकांत का जो हम लोग कवर कर रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो बात आती है कि क्या हमेशा, जैसे आपको पता है कि इस समय वर्तमान में 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है, तो क्या हमेशा बजट जो है 1 फरवरी को ही पेश किया जाता था, नहीं। पहले जो है 31 मार्च को जैसे वो होता था, ओवर होता था, टर्न ओवर होता था। अब जो है 1 फरवरी को कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, उसका कारण ये है कि जब बजट आता है तो वहाँ से चूंकि संचित निधि से पैसे निकाला जाता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं निकलेगा तब तक वहाँ पे बजट जो एलोटेड होते हैं वहाँ पे खर्च नहीं किया जाएगा, और जब खर्च नहीं हो पाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो मार्च के लास्ट में आता था, तो विद इन 2 मंथ में उसको पास होना होता है। तो 2 माह में जब पास होगा तो आते आते मई क्या समय हो जाता था, मई जब मई मिल जाता, मतलब अप्रैल मई का जब समय हो जाता था, मई के आसपास, मई के लास्ट, तो जून के बाद से आपको जैसे पता है कि देश के अधिकतर भागों में क्या होने लगता है, मानसून आ जाता है। और मानसून आ जाता है तो उस समय जो कंस्ट्रक्शन वाली जितने भी कार्य होती हैं, डेवलपमेंट वाली कार्य होती हैं, वो थोड़ा सा धीमी पड़ जाती हैं, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसको लेके आया गया कब, 2 फरवरी को, 1 फरवरी को जो है पेश किया। 31 जनवरी को क्या होता है, तो 31 जनवरी को एक, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण और एक होता है बजट। तो उस सारी चीज़ों को भी अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, अनुदान मांग जो न्यूज में बना हुआ है ये है क्या, उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट करके सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो लोकसभा ने 25-26 के लिए, ये तो थोड़ा सा आपका न्यूज हो गया कि अनुदान की जो मांग है, डिमांड फॉर ग्रांट्स जिसको कहा जाता है, वह 2025-26 के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी गई है लोकसभा के द्वारा। अब हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि अनुदान मांग होता क्या है, आखिर क्यों नेसेसरी है, क्या है, कोई कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण रूप से यह क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो पहले जैसे आपको पता है कि 1924 के समय क्या किया जाता था, 2 बजट होती थी। यानी बजट जो है 2 भागों में बांट दिया गया था। यानी 2 भागों में बांटने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रेलवे बजट और एक है आपका आम बजट। तो आम बजट से रेलवे बजट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कब, 1924 में। अब 1924 में कौन सी कमेटी बनी थी, किस समिति की सिफारिश पे किया गया, तो एक कमेटी बनी थी एकवर्थ समिति। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। तो एकवर्थ समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में 2016-17 के आसपास एक समिति बनी थी।
कौन सी समिति? विवेक देवराय समिति, ठीक ना, विवेक देवराय समिति बनी थी। अब इस समिति के रिकमेंडेशन पे क्या किया गया, जो रेल बजट और जो आम बजट है उसको एक में मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को एक में मर्ज करके केवल बजट जो है अब पेश होने लगा, ठीक ना। तो इस समय 2016-17 के बाद से जो बजट आता है उसमें रेल का बजट और आम बजट दोनों एक ही में होता है। 1924 से जो बजट आता था वो दोनों अलग अलग होता था। एक वर्ष समिति की सिफारिश पे ऐसा किया गया था, तो आम बजट रेल बजट दोनों के लिए अलग अलग आता था। अब ये सभी के लिए एक बजट आता है। वास्तव में अगर देखें हम लोग तो बजट शब्द का जो प्रयोग है, बजट शब्द का जो प्रयोग है वो हमारे संविधान में कहीं पे लिखा गया है? नहीं, संविधान में हमारे कहीं भी यह मेंशन नहीं है बजट शब्द का प्रयोग। तो आप कहेंगे कि बजट शब्द का जब प्रयोग संविधान में मेंशन नहीं है तो फिर बजट का मतलब क्या हुआ? बजट का मतलब होता है जो हमारे संविधान में मेंशन है वह लिखा गया है क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, बस, ठीक है। एनुअल फाइनेंस जो है पूरा ये लिखा गया है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तो आर्टिकल जब आप 112 को पढ़ते हैं, 112 को, तो उसमें लिखा गया है वार्षिक वित्तीय वितरण के बारे में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि तो बजट मतलब कैसे आम की भाषा में, आज बोलचाल की भाषा में बजट का प्रयोग क्यों कहा जाता है, बजट क्यों कहा जाता है? तो यह फ्रांस में जो चमड़े का, फ्रांस में वहाँ से जो चमड़े का बैग हुआ करता था, चमड़े का बैग, थैला, उसको क्या कहा जाता था? बजट। और उसी में जो है यह फाइनेंशियल जो मुख्य रूप से देख रहे हैं आप, वार्षिक वित्तीय जो चीज़ें होती थी वह क्या किया जाता था? प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? बजट। तो यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनेगा, ये आपसे यहाँ से बस ये प्रश्न बन सकता है कि जो बजट शब्द है वो संविधान में मेंशन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है, केवल संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण मेंशन है। और आर्टिकल 112 में अगर भाग आपसे पूछ ले बाय द वे, तो भाग आप याद रखेंगे कौन सा? भाग 5 में मेंशन है, ठीक ना। तो भाग 5 में मेंशन है। अब ये बजट होता क्या है थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। यानी बजट जो कि संविधान में नहीं लिखा गया है, बजट के जगह पर क्या लिखा गया है? बजट के जगह पर लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यह जो शब्द लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यह इसका मतलब होता है कि आगामी वर्ष के लिए, आगामी वर्ष का लेखा जोखा, ठीक ना। तो आगामी वर्ष का लेखा जोखा जो जिस डॉक्यूमेंट में होता है, जिस दस्तावेज में होता है, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ठीक ना। तो आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है। अब इससे पहले क्या होता है? आता है इकोनॉमिकल सर्वे, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण, जो किसके द्वारा निकाला जाता है? जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं उनके द्वारा निकाला जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। अब आर्थिक सर्वेक्षण जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है सदन में, उसके एक दिन पहले आता है। जैसे 1 फरवरी को अगर बजट इस समय प्रस्तुत किया जाता है, अगर इसमें क्या बोला जाता है संसद में, पार्लियामेंट हाउस में, तो उसके एक दिन पहले 31 जनवरी को क्या आता है? 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिकल सर्वे, यानी आर्थिक सर्वेक्षण आता है। अब इकोनॉमिक सर्वेक्षण होता क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? यह जो पिछला वर्ष बीता होता है ना, पिछले वर्ष का जो खर्च होता है उसका एक अनुमान होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा निकाला जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो क्या होता है? आगामी वर्ष का लेखा जोखा होता है, जो आपका किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा रिलीज की जाती है। अब बात आती है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, यानी बजट के रूप में,
जो 112 में मेंशन है, आर्टिकल 112 में, इसको रखवाता कौन है? तो इसको लोकसभा में कौन रखवाता है? तो रखवाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? वित्त मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से सदन में क्या किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। तो आगामी जो होता है, अच्छा, जो बजट वार्षिक वित्तीय विवरण है प्रस्तुत किया जाता है, उसका अनुमान क्या होता है? अगले जो वर्ष जो खर्च होने वाले हैं, यानी यह जो वार्षिक वर्ष है, जैसे इस समय वाला अगर देखा जाए तो जो 25-26 है, इस समय 25 चल रहा है, तो 25-26 के लिए, 25-26 का मतलब चूंकि फरवरी तक, मार्च तक उस पैसे को चलाना है, तो 25-26 तक के लिए जो आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। उसके लिए आपको जो चीज विवरण आप प्रस्तुत करेंगे वही क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण होगा। तो इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण में आगामी तो होता है, साथ साथ जो पिछले वर्षों का खर्च का अनुमान होता है, जो खर्च होता है, वो सारी चीज़ों का भी विवरण इसमें दिया गया रहता है। तो यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनेगा। बाकी जो सारी चीज़ें मैं बताया, ये वाले पॉइंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कौन प्रस्तुत करता है, कैसे करता है। ठीक है। अब जब वार्षिक वित्तीय विवरण जब प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा? तो प्रस्तुत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है, लेकिन वोटिंग केवल किस में होती है? लोकसभा में होती है। ठीक ना। अब बजट जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसके बाद से क्या क्या प्रोसेस होगा, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है? तो पहले होता है बजट मेकिंग प्रोसेस में, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है और पूछा जा सकता है, 100% श्योर है। यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल पूछेगा। कैसे? कि बजट मेकिंग में जो प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में, संसद में, वो कैसा होता है? तो पहले तो बजट को प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे? सदन में। उसके बाद से क्या होती है? उस पर डिस्कशन होती है, मतलब बहस होता है। बहस होने के बाद क्या होता है? अलग अलग जो कमिटीज होती है, स्क्रूटनीज, उसके उन कमिटियों के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट की जो कमिटी होती है उनके द्वारा स्क्रूटनी होता है, यानी उसकी जांच परख जो हो रहा है वो होता है। उसके बाद से वोटिंग होता है, किसके लिए? डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए। मतलब बजट, देखिए प्रोसेस, देखिए बजट पहले प्रस्तुत होगा, फिर उस पर बहस होगा, बहस होने के बाद से अलग अलग जो समितियां हैं उनके द्वारा जांच की जाएगी। उसके बाद से अनुदान मांग होगा। अब अनुदान मांग क्यों? क्योंकि जो बजट, जो सारी चीजें हैं, जो पैसा निकालना है, जब तक अनुदान की मांग नहीं की जाती है तब तक पैसा नहीं निकाला सकता। यानी संचित निधि से, भारत के संचित निधि से तभी पैसा निकाला सकता है जब अनुदान मांग क्या हो जाए? पास हो जाए, जो अभी हम लोग आर्टिकल में देख रहे थे। तो अनुदान मांग के लिए क्या होती है? वोटिंग होती है। अब यहाँ भी हम लोग डिटेल्स में अभी आगे पढ़ेंगे कि अनुदान मांग की जो वोटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, लोकसभा में होती है कि राज्यसभा में होती है। तो वहाँ पे राज्यसभा की भूमिका नहीं होती है, लोकसभा की भूमिका होती है। आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। फिर उसके बाद से जब अनुदान मांगों की वोटिंग हो जाती है, तब ये चला जाता है अप्रूवल करने के लिए, बिल जो है वित्त विधेयक के रूप में, और लास्ट में वित्त विधेयक के रूप में पारित होता है। तो इस शेड्यूल आपसे पूछा जा सकता है। पहले क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है बजट का, फिर उसके बाद से उसमें डिस्कशन होता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंटल कमिटी जो होती है उसके द्वारा यहाँ स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी होने के बाद जो ग्रांट फॉर डिमांड्स, अनुदान की मांगे होती हैं, उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद से यह एप्रोप्रिएशन बिल के रूप में पास होता है, और उसके बाद से मतलब विनियमन जो विधेयक होता है इसके रूप में पास होता है। उसके बाद से यह वित्त विधेयक के रूप में, सबसे लास्ट में जो प्रोसेस होता है वित्त विधेयक के रूप में पास होना। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे पहला जो इसका पॉइंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, यानी बजट को कहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से प्रश्न भी आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट जो प्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में होता है, और किसके द्वारा होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है। तो वित्त मंत्री, अच्छा इसका कुछ स्टैटिक्स पोर्शन भी आप याद रख लीजिएगा, कौन पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया था, या कौन ऐसी महिला वित्त मंत्री थी जिनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किन के द्वारा सबसे ज़्यादा बार जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा एड ऑन कर लेंगे। तो जो बजट है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और वित्त मंत्री के द्वारा। और कब किया जाता है? मैंने अभी शुरू में ही बताया आपसे कि 1 फरवरी को इसको क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद से प्रस्तुत करने के बाद से, प्रस्तुत करने के दिन इस पे कोई भी चर्चा नहीं होती है। तो जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है उस दिन बहुत लंबा भाषण होता है, जैसे आप लोग इस समय भी देखे भी होंगे 1 फरवरी को बहुत लंबा भाषण होता है वित्त मंत्री का। ठीक है। तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। उसके बाद से देखा जाए, एट द एंड ऑफ बजट स्पीच द बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा। उसके बाद से यह राज्यसभा के लिए भेज दिया जाता है, विच कैन ओनली डिस्कस, हैज नो पावर वोट ऑन द डिमांड ऑफ द ग्रांट।
जहां पे यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग करने का राज्यसभा का वहां पे अधिकार नहीं है। केवल इस पे क्या हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है। तो बजट जो है प्रस्तुत होगा लोकसभा में, डिस्कशन दोनों में हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन पारित जब होगा, वोटिंग जब होगी, मतदान जब होगा, तो केवल कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। राज्यसभा में इसके लिए कोई पावर नहीं है, शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है वोटिंग करने की बजट पे। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। उसके बाद से कुछ प्रेजेंट जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी जो मैंडेट होते हैं वो डॉक्यूमेंट वहां पे प्रस्तुत किया जाता है। तो पहले यहाँ से पहला वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रेजेंटेशन होता है बजट का, उसमें क्या चीजें होती हैं, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो पहले वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और राज्यसभा में उसके बाद से भेजा जाता है। तो वहां पे केवल डिस्कशन होता है, वहां पे कोई चीज मतदान नहीं होता है। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे। फिर इसके आगे जब हम चलेंगे तो क्या क्या पॉइंट होगा उसमें, तो अब जब पार्लियामेंट में जाएगा, प्रेजेंट होगा, तो बजट स्पीच के बाद से एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट उसमें रखा जाएगा। फिर डिमांड फॉर ग्रांट होगा, फिर फाइनेंस बिल जो आगे हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीजें होंगी लास्ट तक। उसके बाद से जब बजट प्रस्तुत हो गया, जैसे जिस दिन प्रस्तुत हो रहा है बजट उस दिन तो कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, सामान्य बहस होती है उस पर, बजट पे। ठीक है, तो सामान्य बहस देखिए, जनरल डिस्कशन बिगिन आफ्टर फ्यू डेज आफ्टर द प्रेजेंटेशन, यानी जो बजट होता है उसके प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के कुछ दिन बाद से क्या होता है, सामान्य बहस की प्रक्रिया शुरू होती है बजट पे। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द बोथ हाउस पार्लियामेंट एंड द लास्ट यूजुअली द 3 and 4 days। तो 3 से 4 दिन तक बहस होता है, और कहाँ पे होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, बजट जिस दिन प्रस्तुत होगा उस दिन इस पे कोई भी चर्चा नहीं होगी। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, 3 से 4 दिन का समय होता है जिसमें दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में यहाँ पे बजट पे क्या होती है, बहस होती है। पहले 3-4 दिन का समय इसमें लगता है। ठीक है, तो दोनों में क्या होती है, बहस होती है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से ड्यूरिंग दिस स्टेज लोकसभा कैन डिस्कस द बजट एज होल ऑफ or any question of the principle involved there, but no cut motion can be moved, any voting takes place in the stage। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होता है। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि जो जनरल डिस्कशन होता है वो दोनों में होता है और 3 से 4 दिन का समय लगता है। उसके बाद से जनरल डिस्कशन होने के बाद से, बहस होने के बाद ये कहाँ चला जाता है, जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है, विभागीय समितियां होती हैं, उनके पास चला जाता है स्क्रूटनी के लिए। अब स्क्रूटनी के लिए जब जाता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे, आफ्टर द जनरल डिस्कशन द बजट हाउस ऑफ द एडजर्न द 3 and 4 weeks। जब बहस हो जाता है उसके बाद से 3 से 4 सप्ताह के लिए जो आपका हाउसेस होते हैं, जो सदन होता है, वो क्या हो जाता है, एडजर्न हो जाता है, यानी स्थगित हो जाता है। तो बहस करने के बाद, यानी 3-4 दिन का बहस का समय मिलता है दोनों हाउसेस को। उसके बाद से 3 से 4 वीक तक क्या होता है, दोनों हाउसेस एडजर्न रहते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, जो 3 से 4 सप्ताह की इसमें जो छुट्टी मिल रही है, इसी सप्ताह में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। तो कितनी इस समय कमेटियां हैं, तो आप याद रखिएगा 24 जो विभागीय समितियां हैं, उन समितियों के द्वारा पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, इसकी समीक्षा की जाती है जो बजट प्रस्तुत किया गया रहता है। जैसे जो अनुदान मांग जो दिया जाता है कि इतना पैसा इसके लिए चाहिए, इतना पैसा इस विभाग के चाहिए, इतना पैसा इस विभाग के लिए चाहिए, तो उस पर क्या करते हैं, एग्जामिन करती है, मतलब इसका जांच पड़ताल करते हैं ये कमेटियां। ठीक है, इसीलिए 3 से 4 दिन के बहस करने के बाद 3 से 4 वीक का क्या हो जाता है, दोनों हाउसेस की स्थगन हो जाता है, ताकि इस पे इस डिपार्टमेंटल कमेटी क्या कर सके, स्क्रूटनी कर सके, अनुदान की मांगों का एग्जामिन कर सके, यानी परीक्षण कर सके, इसके लिए। ठीक ना, उसके बाद से यह जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है वो क्या करती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद से ये स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम वाज एस्टेब्लिश इन द 1993। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्टैंडिंग कमेटी है कब से बनी, तो 1993 से बनी हुई है। ठीक है, उससे पहले नहीं थी। हैज मेड, अब यहाँ से पूछ सकता है कि यह संविधान में पहले से ही मेंशन था, तो ऐसा नहीं है। अब हैज द मेड ऑफ पार्लियामेंट्री फाइनेंस कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री मच मोर इन द डेप्थ इन द कंप्रिहेंशन। तो ये सारी चीजें, तो पहला प्रोसेस आपने देखा प्रस्तुत होगा, दूसरा प्रोसेस आपने देखा बहस हुआ, तीसरा प्रोसेस कमेटी के पास चला गया, स्टैंडिंग जो कमेटियां होती थे या डिपार्टमेंटल जो कमेटियां होती हैं उनके पास अब इस पे चर्चा हो रही है, यानी यह रिपोर्ट तैयार करेंगे, इसका एग्जामिन करेंगे। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से वोटिंग होगी, किसके लिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, अनुदान की मांगों के लिए, जो अभी हम लोग आर्टिकल देख रहे थे इसी से रिलेटेड था। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए क्या होगा, अनुदान की मांग के लिए वोटिंग होगी। अब वोटिंग कैसे होगा, तो देख सकते हैं आप, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी द लोकसभा टेक्स ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द ग्रांट। यानी जैसे ही यह समितियां अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, लोकसभा में अब वोटिंग के लिए
सारी चीजें माहौल तैयार हो जाता है। इसका मतलब अब लोकसभा में क्या होगा, इस पे अनुदान की जो मांगे होंगी अलग अलग विभागों के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, या अलग अलग जैसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा, अलग अलग मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट या जो अनुदान की मांग होगी, उन अनुदान की मांग पर क्या की जाएगी, वोटिंग की जाएगी अब। ठीक है, तो वोटिंग वाला आपने देखा कौन सा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस मैं फिर से बता दूं, पहला प्रोसेस क्या था, बजट पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, कहाँ पे किया गया, मैंने बताया लोकसभा में। दूसरा उसके बाद से क्या हुआ, बहस हुआ, बहस होने के बाद से क्या हुआ, छुट्टी हो गई, 3 से 4 दिन तक बहस हुआ, उसके बाद से छुट्टी हो गई 3 से 4 हफ्तों के लिए, मैंने स्थगन हो गया। इसी के दौरान क्या होगा, स्टैंडिंग जो कमेटियां थी, डिपार्टमेंटल जो कमेटियां थी, वो डिपार्टमेंटल कमेटियों के द्वारा जांच होने लगा। और चौथा में क्या हुआ, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए जो अलग अलग विभाग के मंत्रालय के द्वारा जो अनुदान की मांगे की गई थी, उसको वोटिंग करने के लिए अब रख दिया गया, कहाँ पे, लोकसभा में। ये चौथा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे लोकसभा के पास ही केवल पावर है, राज्यसभा के अनुदान की मांगों पर वोटिंग राज्यसभा नहीं कर सकती है। ये चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, ठीक है, या मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके जो वेतन और भत्ता होता है, इस पे जो है कोई भी संशोधन या कोई भी वोटिंग की जो है प्रोसेस नहीं होती है। इनके वेतन और भत्ते पे कोई वोटिंग प्रोसेस नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। तो वोटिंग केवल अनुदान में हो रही है, तो यहाँ से आपसे जोड़ के पूछ सकता है कि अनुदान की मांगों में राष्ट्रपति के वेतन पे वोटिंग होती है, तो नहीं होती है, सीधी बात है। ठीक, तो वोटिंग पावर किसको है, लोकसभा को है। उसके बाद से क्यों वोटिंग होती है अनुदान की मांगों पे, क्योंकि अनुदान की मांगों पर जो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा अनुदान की मांगे की जाती हैं, उस पर वोटिंग इसलिए होती है कि जब तक अनुदान की मांग नहीं होगी, उस पर वोटिंग जब तक नहीं होगी, जब तक वो पास नहीं होगा अनुदान की मांग, तब तक भारत के जो संचित निधि है, यानी कंसोलिडेट फंड जो ऑफ इंडिया है, वहां से आप पैसा नहीं निकाल सकते, यानी गवर्नमेंट वहां से पैसा नहीं निकाल सकती है। और चूंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए या बजट जो प्रस्तुत किया है, वहां पे सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा वित्त की आवश्यकता है। तो वित्त की आवश्यकता करने के लिए क्या करेगा, अनुदान की मांग करेगा, अनुदान की मांग पर वोटिंग होगी, लोकसभा में वोटिंग होगी। अब वोटिंग होगी, उसके बाद से अलग अलग भी प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस है, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा, और तब लास्ट में फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक पारित होगा, और तब जाके पूरा जो बजट का प्रोसेस है वो जाके क्या होगा, समाप्त होगा। तो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जब तक वोटिंग यहाँ कंप्लीट नहीं होगी, तब तक नहीं, वहां से पैसा नहीं मिल सकता है, इनको पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, राज्यसभा में इसका कोई पावर नहीं है। उसके बाद से आता है क्या है, कट मोशन आता है। ठीक है, अब कट मोशन भी कई तरह के होते हैं, नीतिगत कटौतियां। तो कटौती मोशन क्यों लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, तो देखिए, वोटिंग फॉर डिमांड ग्रांट, यानी अनुदान की मांगों के बाद, डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए जो वोटिंग हो रही थी, अनुदान की मांग की वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद से क्या हुआ, कटौती प्रस्ताव, मान लीजिए अप्रूवल हो गया। अब कटौती प्रस्ताव अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो है विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा या विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। अब कटौती प्रस्ताव भी कई तरह के होते हैं। एक होता है पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन को नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। अब नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या होता है, मतलब एक तरह से कहा जाता है तो सरकार की बेइज्जती करने के लिए आया जाता है। पता है क्या होता है इसमें जितना बजट एलोटेट होता है, जिस मंत्रालय को जितना पैसा एलोटेट किया गया रहता है, उसमें केवल 1 रुपया क्या किया जाता है, कम किया जाता है, यानी 1 रुपया उस राशि को घटा के 1 रुपया कर दिया जाएगा। जैसे अगर मांगा होगा 100 रुपया, तो उसको घटा के कितना कर दिया जाएगा, 1 रुपया। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलिसी कट कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो जैसे 100 रुपया अगर मांगा है, तो उसको घटा के क्या कर देगा, 1 रुपया कर दिया जाएगा, अगर ये पास हो जाएगा कट मोशन, अगर पॉलिसी कट मोशन पास हो गया तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें होती है, लोकसभा में, याद रखिएगा। राज्यसभा का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो सदन सरकार के प्रस्तावित नीति से अगर सहमत नहीं है, इसका मतलब अगर नीतिगत जो कटौती प्रस्ताव पास हो गया, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी सरकार के जो नीतियां हैं, उन नीतियों के द्वारा जो विपक्ष है, वो सारी चीजें वो क्या है, वह सहमत नहीं है। और सहमत नहीं है तो क्या करेगा, 100 से कटा के क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो इस तरह के कटौती प्रस्ताव को पॉलिसी कट कहा जाता है, या नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। दूसरा है इकोनॉमिक कट मोशन, यानी मित व्ययता कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, इस कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, जो मांग की मात्रा हो जाती है उसको कम किया जाता है। जैसे कहा जाए कि इतना ज्यादा अत्यधिक राशि, जैसे 100 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए गवर्नमेंट किसी मद पे किसी मंत्रालय के द्वारा मांगा गया है, तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा एक्स्ट्रा जो एफर्ट
होता है सर गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्च करने वाला, उसको क्या किया जाता है, यानी मांग की प्रस्तावित राशि में अत्यधिक या अनावश्यक जो खर्च देखा जाता है तो उसको कम करने के लिए कौन सा कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन लाया जाता है। और लास्ट में एक कट मोशन और है, टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में क्या होता है, इसको कहा जाता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है, इसमें किसी विशेष शिकायत को दर्ज कराने के लिए या किसी विशेष उद्देश्य को किसी विशेष मुद्दे पर गवर्नमेंट के ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, जिसका नाम है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या टोकन कट मोशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, टोकन कट मोशन या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव जो होता है किसी विशेष पॉइंट पे सरकार को आकर्षित करना किसी विशेष मुद्दे पे, ठीक है, किसी विशेष विषय पे, तो वो होता है सांकेतिक जो है कटौती प्रस्ताव होता है, यानी टोकन कट मोशन होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें 100 रुपए की कमी की जाती है, जितना बजट होता है उसमें से 100 रुपए की जो कमी की जाती है उसको कहा जाता है टोकन कट। और यहाँ पॉलिसी कट में क्या था, जितना जो रुपया है उसमें कट करके एक ला लिया जाएगा, वो है कौन सा, वो है पॉलिसी कट मोशन। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है बस। अब इन सभी कट मोशन के अगर ये कट मोशन मुख्य रूप से पारित हो जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि संसदीय विश्वास पे सवाल उठने लगता है कि सरकार के इस्तीफे का कारण भी बन सकता है अगर कट मोशन पूर्ण रूप से पारित हो गया तो। ठीक है, ये सारी चीजें यानी सरकार के नीतियों का विरोध हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो आखिरी दिन इसके मतलब क्या होता है, आखिरी दिन जब कटौती मोशन ये सारी चीज हो जाती है, आखिरी दिन सभी शेष मांगों को मतदान के लिए रख दिया जाता है। तो इसको अब एक शब्द इसमें आएगा गिलोटिन, आप देख पा रहे होंगे एक शब्द आएगा इसमें, कौन सा, गिलोटिन। तो गिलोटिन क्या होता है, जैसे 50 तरह के कटौती प्रस्ताव आ रहा है, 50 तरह की वोटिंग अलग अलग विभाग के मंत्रालयों के द्वारा आ रहा है, तो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा जो वोटिंग के लिए अनुदान मांगे आ रही है तो उस पर चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद तब उसके बाद से वोटिंग होगी, तब उसके बाद पारित किया जाएगा। तो क्या किया जाता है, अध्यक्ष के पास ये पावर होता है, जो संसद का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पीठासीन जो अधिकारी होता है उसके पास पावर होता है, उस सभी तरह के जो अनुदान की मांगे होती हैं उसको एक ही में लाके क्या कर देता है, एक ही साथ बिना बहस का, बिना चर्चा का उसको पारित कराने के लिए, वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। उस प्रोसेस को गिलोटिन कहा जाता है। तो बिना चर्चा का, बिना डिस्कशन का अगर सारी चीजों को लाके केवल वोटिंग के लिए रख दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, गिलोटिन कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट का एक तरीका होता है कि उस पर बहस नहीं हुआ और तुरंत उसको क्या कर देना है, एक ही साथ सबको पारित करा लेना, गिलोटिन कहलाता है। तो ये समझ रहे होंगे आप लोग, तो ये गिलोटिन वाला होता है। गिलोटिन वाला सारी चीजें होने के बाद से तब क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। मैं अभी बताया हूँ विनियोग विधेयक पारित होगा तो होता है। अब विनियोग विधेयक के बारे में आर्टिकल 114 में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है। अब जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तब भारत की संचित निधि से क्या होती है, गवर्नमेंट जो है पैसा निकाल पाती है, अन्यथा नहीं निकाल पाती। अब यह जो विनियोग विधेयक है कहाँ पे पारित होता है, तो ये भी केवल लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में यहाँ पे पारित होने का कोई भी इसमें रोल नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जितने भी पारित होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, वो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, लोकसभा में। राज्यसभा में केवल बहस हुआ, ठीक है, ये शुरुआत में जो हम लोगों ने देखा बजट में, बाकी उसके बाद से कहीं पे राज्यसभा का आप रोल नहीं देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो फिर से मैं बता दूं कि हम लोग क्या क्या पढ़े, कौन कौन सा प्रोसेस है बजट का, वो मैं एक बार एक लाइन में अगर बताऊं तो ये चीज़ है। पहले तो बजट का प्रस्तुत करना, बजट प्रस्तुत हुआ, दूसरे बात से उसके बाद से क्या होगा, बहस होगा, बहस जब हो जाएगा तो उसके बाद से छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद से स्टैंडिंग जो कमेटी होती हैं या डिपार्टमेंटल जो कमेटियां होती हैं उन कमेटी के पास चला जाएगा जांच करने के लिए, फिर अलग अलग मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाएगा, अनुदान की मांग की जाएगी, डिमांड की जाएगी, डिमांड ऑफ एड यानी अनुदान की मांग की जाएगी। अब इस पर क्या होगी, वोटिंग होगी, वोटिंग कहाँ होगी, लोकसभा में होगी। ठीक है, अब अलग अलग मंत्रालय के द्वारा मांग होगी, उसके बाद से वोटिंग होगी लोकसभा में। ठीक, उसके बाद से लोकसभा में जब वोटिंग हो जाएगी अनुदान की मांगों पर, क्योंकि अनुदान की मांगों पर जब तक वोटिंग नहीं होती है तब तक जो है संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकता है। उसके बाद से क्या होती है, कटौती प्रस्ताव आता है। अब कटौती प्रस्ताव में 3 तरह के कटौती प्रस्ताव हम लोगों ने देखा, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट, इन 3 तरह के कटौती प्रस्ताव जो आते हैं। उसके बाद से क्या होता है, कटौती प्रस्ताव के बाद से क्या होता है, 6वां पॉइंट, विनियोग विधेयक पारित होता है। क्योंकि विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होगा तब तक जो है सरकार जो है वहां से पैसा नहीं निकाल सकती है। और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद से लास्ट में क्या होता है, वित्त विधेयक पारित होता है। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वित्त विधेयक पारित होना। और जब वित्त विधेयक पारित हो जाता है, आर्टिकल 117 में जिसका उल्लेख किया गया है, इसका जब ये पारित हो जाता है तब गवर्नमेंट क्या होती है, संचित निधि से या अलग अलग मंत्रालयों को क्या होता है, संचित निधि से पैसा क्या किया जाता है, अलॉटेड किया जाता है। ठीक है, अब पूरा बजट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने जो सारी चीजें थी बजट में वो मैंने बता दिया। ठीक है,
तो उसके बाद से फाइनेंस बिल पारित होता है। अब फाइनेंस बिल पारित होता है तो उसमें भी एक पॉइंट है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। वित्त विधेयक आगामी वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो धन विधेयक पर लागू होते हैं। लेकिन विनियोग विधेयक के विपरीत वित्त विधेयक के मामले में करों में कमी या स्वीकृति की मांग करने वाले संशोधन क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो वित्त विधेयक वित्त अधिनियम बजट के आय पक्ष को वैध बनाता है और बजट के अधिनियम की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब इसमें होता क्या है कि 1931 के अनंतिम कर संग्रह अधिनियम के अनुसार वित्त विधेयक को 75 दिनों के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट है आपके लिए जो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, विद इन 75 डेज में क्या हो जाना चाहिए, वित्त विधेयक पारित हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा पहला बजट प्रस्तुत हुआ, 3-4 दिन बहस, 3-4 दिन के बाद से 3-4 सप्ताह यानी लगभग 28 दिन के आसपास क्या हो गया, छुट्टी हो गया, स्थगन हो गया। 28 दिन के बाद छुट्टी हो गया, स्थगन हो गया। स्थगन होने के बाद से क्या हुआ, फिर से इसी बीच में उसके बाद से 1-2 दिन लगा, इधर क्या बोला जाता है, अनुदान की मांग पे वोटिंग पे, फिर कटौती प्रस्ताव आया। कटौती प्रस्ताव होने के बाद से क्या आया, आपका विनियोग विधेयक आया। विनियोग विधेयक के बाद से क्या हुआ, वित्त विधेयक आया और तब जाके पारित हुआ। तो ये टोटल प्रक्रिया वित्त विधेयक आते आते कितना दिन हो जाता है, लगभग 75। तो 75 डेज के अंदर क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक। तो क्या था डिमांड फॉर ग्रांट्स, मैंने बता दिया, आर्टिकल 113 में इसका अनुदान मांग का जिक्र किया गया है। और 2 तरह का होता है, वोटिंग एक्सपेंडिचर और एक चार्ज एक्सपेंडिचर। तो चार्ज एक्सपेंडिचर मैंने खुद पहले ही बताया कि जो प्रेसिडेंट की सैलरी होती है, जजों की सैलरी होती है, ठीक है, उन सभी पे क्या किया जाता है, वोटिंग, अनुदान की मांगों पे वोटिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन हो गया या आपके जजों की जो सैलरीज वेतन हो गई उस पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद से क्या होता है, संचित निधि से ये सारी चीज़ें निकाली जाती है पैसा। तो अभी इस यही मुख्य रूप से बना हुआ था न्यूज़ में कि जो पारित हुआ है 50 कितना था, 50 करके 50 मुख्य रूप से इसमें पारित हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में, 50 लाख करोड़ के रुपए की मंजूरी दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी क्योंकि पूरा बजट मैंने इसमें पारित कर दिया, मतलब पूरा बजट का बजट जितना सारी चीज़ें होती हैं बजट में वो मैंने आपको बताने का इसमें प्रयास किया है, ताकि आपका पूरा जो है एक ही बार में बजट कंफर्म हो जाए। तो बजट आपका पूरा इसमें कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो कमेंट में बिल्कुल अपना जो है प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।